नमस्कार साथियों, 2 4 जी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रीट वाले अभ्यर्थी चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि रीट की हर एक अपडेट चैनल पर आप तक पहुंचे। अब बात करेंगे आज इस वीडियो में हम जो भी रीट के आवेदक है, आवेदन करना चाहते हैं, वैसे तो सभी को आवेदन करना चाहिए, क्या पता भर्ती में जो ऊंट है वो किस करवट बैठ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट का जो ऑनलाइन फोरम है जो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हैं, उसको हम बात करते हैं। उस फोरम को पीडीएफ के माध्यम से हम जानना चाहेंगे उस फोरम के अंदर क्या क्या डिटेल भरनी है और क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रीट का जो ऑनलाइन फोरम है वो कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल इन्होंने मांगी है, क्या रीट का सर्टिफिकेट है उसके बिना ही जो फोरम है ऑनलाइन वो भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता है। तो पूरी डिटेल की हम बात करेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। 5 मिनट की ये वीडियो है, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम। आवेदक का नाम सबसे पहले मांगा गया। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो बेसिक जानकारी है, आपकी जो एसएसओ है वो आपको उस एसएसओ आईडी से ही आपको लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। एसएसओ आईडी आपके पास नहीं है तो आप एसएसओ आईडी बनवा सकते हैं ई मित्रा के माध्यम से। खुद अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप खुद भी बना सकते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर पुरानी एसएसओ है तो उस एसएसओ के माध्यम से आप रीट का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वैसे भी कमेंट में किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर एसएसओ का जो पासवर्ड है वो मिल नहीं रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एसएसओ आईडी है उसका नीचे ऑप्शन दिया होता है फॉरगॉट पासवर्ड, वहां जाकर आप अपना पासवर्ड जो भूल गए हैं वो नया पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें आपको आधार कार्ड चाहिएगा या ईमेल आपकी चाहिएगी या आपको जो आपका फोन नंबर है वो आपका चाहिएगा। तो ओटीपी के माध्यम से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एसएसओ आईडी खोलने के बाद में जो आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसमें जो रीट का टीचर भर्ती टीचर वैकेंसी के नाम से जो जनरल टीचर के नाम से वैकेंसी लिखी हुई है नीचे ही नीचे, वहां जाकर आपको क्लिक करना है और टीचर वैकेंसी आपकी खुल जाएगी। ऑनलाइन जो अप्लाई ऑनलाइन करना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से कुछ जो पॉपअप है वो खुलेगा, विंडो खुलेगी। तो उसमें आपको सबसे पहले देखिए आवेदक का नाम दिया है। आवेदक का नाम जो कैंडिडेट नेम है, देखिए दोस्तों डिटेल भरनी है। वो डिटेल आपको अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, शैक्षणिक जो योग्यता है, डॉक्यूमेंट है, उनमें देखकर ही आपको कैंडिडेट नेम आपका जो नेम है वो भरना है। ये नहीं है कि आप अंदाजे से लगा रहे हैं कैंडिडेट नेम। जैसे आपने मेरा नाम ही ले लो, राकेश कुमार, डॉक्यूमेंट के अंदर राकेश कुमार है लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा राकेश लिख दिया, तो वहां आगे जाकर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलग से। नाम में संशोधन अगर होता है बाद में तो लिंक अगर जारी होती है तो कर सकते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट देख के ही ये डिटेल भरनी है। हो सके तो 10वीं की मार्कशीट जो है, 10वीं की अंक तालिका है, उसको देखकर ही अपनी ये बेसिक डिटेल भरनी है। ठीक है, आवेदक का नाम जो है कैंडिडेट नेम है वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में जेंडर आपका है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है, आयु आपकी जो है 1 जनवरी 2023 को जो आयु आपकी बनती है वो आपको आयु बनानी है। तो शॉर्ट रूप से अपने बोलें, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 2 मार्च 1994। ठीक है, तो यहां से आपको आयु बनानी है तो 1 जनवरी 2023 में से हम ये माइनस कर देंगे। जितनी आयु आपकी बचेगी वो सारी की सारी क्या आ जाएगी, इसकी उम्र आ जाएगी। इस उम्र को आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें जो श्रेणी है, कैटेगरी है आपकी, वो आपको भरनी है। ओबीसी, एससी, जनरल जो भी है। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं? क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो आपको यहाँ भरना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस से है तो यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद में विशेष दिव्यांगजन श्रेणी जो है वो भरनी है। अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंदर है तो आप उसे यस करेंगे, उसके अलावा इसे नो करना है। विशेष योग्यजन प्रतिशत, अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में है तो उसका प्रतिशत मांगता है कि स्पेशली एबल जो आपका परसेंटेज है 10% है, 20% है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिया होता है। डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कितने प्रतिशत आप विशेष योग्यजन में आते हैं, तो वहां पे आपको वो प्रतिशत लिखना है। अगर आपने यहाँ पे नो किया है, विशेष योग्यजन में नहीं है, तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगेगा। धर्म आपको भरना है हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म इसमें मांगा गया है। मैरिटल स्टेटस आपको भरना है।
अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आपको आगे की डिटेल भरनी है जो मैरिटल स्टेटस है उससे रिलेटिव। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आगे आपसे ये डिटेल नहीं मांगेंगे, जो आगे वाले कॉलम है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपकी जीवन साथी का नाम, जो वाइफ नेम है, स्पोज नेम है, वो आपको भरना है। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, इसमें लगभग नो होगा, कोई एक से ज्यादा पत्नियां नहीं हैं या पति नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी, ऐसी भी कंडीशन हमें नहीं मिलेगी। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो यहाँ पे आपको नो करना है, यस नहीं करना है। दहेज यहाँ पे जो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे नो करना होगा, यस नहीं कर सकते आप। विवाह पंजीकरण नंबर जो आपका, अगर आपकी शादी हुई है तो सर्टिफिकेट जो नंबर आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, यहाँ पे आपको नंबर डालना है। ठीक है, अगर आपकी शादी को 1 महीना हुआ है या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 10 दिन हुए हैं तो आप उसे मैरिटल स्टेटस के अंदर आप उसे अनमैरिड कर सकते हैं। आगे आपको फिर एफिडेविट देना पड़ेगा, जो भी ज्वाइनिंग टाइम में आपको आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो वहां पे आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप मैरिटल स्टेटस यस करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट जो नंबर है आपका वो आपको भरना पड़ेगा। इसमें जीवित बालक की संख्या, अगर बालक है आपके संतान है तो ठीक है यहाँ पे, वरना आगे चलेंगे। अगर संतान है तो 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रनों की संख्या बतानी है बोर्न बिफोर, यानी 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे जन्म लिए उनकी संख्या यहाँ डालनी है, और उसके बाद में यहाँ कितने हुए, जैसे यहाँ उससे पहले 1 बच्चा हुआ, उसके बाद में 1 बच्चा हुआ, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो यहाँ पे टोटल संख्या हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ अगर आपके संतान नहीं है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवासित होकर निवास कर रही हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर अगर जो महिला है वो हरियाणा की है, जैसे हरियाणा राज्य की है और उसका विवाह राजस्थान में हुआ है, ठीक है, या मान लेते हैं वो महिला राजस्थान की है और उसका विवाह हरियाणा में हुआ है, ये दोनों ही कंडीशन में उसको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, सामान्य में आपका फॉर्म फिल होगा। यहां पे अगर आपका AWS बना हुआ है तो भी आपको वहां पे नहीं चलेगा। AWS पहली इस कंडीशन में बनने वाला नहीं है, AWS जो है वो इस कंडीशन में बनने वाला नहीं है। फिर भी अगर बाकायदा बन गया तो यहाँ पे आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना है, कैटेगरी आपकी जनरल ही रहेगी। यहाँ पे जो महिला है वो उसका जो फादर है उस फादर के हिसाब से ही मूल निवास बनेगा और आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रवासित महिला है तो आपको जनरल में ही रखा जाएगा। मोबाइल नंबर आपका है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ईमेल डालना है, SSO जो आपकी आधार आईडी है, जो आपका ईमेल है वो SSO आईडी में प्रोफाइल में आपका अपडेट किया हुआ है वो डालना है, आधार आईडी आपकी डालनी है, नंबर डालना है, जन आधार आपका डालना है। लेकिन यहाँ रेड स्टार नहीं लगा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है, जन आधार है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे आपको अनुसूचित क्षेत्र का विवरण देना है। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, 3 जिले जो शामिल है, वो अगर आप उसमें आता है तो यहाँ पे यस करना है वरना नो करना है। अगर यस करेंगे तो आगे डिटेल मांगेंगे, नो करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस देना है अपना, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3। एड्रेस लाइन 1 से चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। 2 में तहसील और 3 के अंदर डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं, स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो विलेज है, पिन कोड आपका डालना है और फोन नंबर आपका पहले ही आ चुका है, यहाँ फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस जो स्थायी पता है वो भी सेम अगर है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। सेम अगर एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सेम एज अबव यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे सारे कॉलम जो है वो अपने आप फिल हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे जाना है, अधिवास विवरण, जो आपका डोमिसल जो आपका डिटेल है, आपकी जो निवास आपका है वो आपको भरना है। राष्ट्रीयता भरनी है इंडियन, गृह राज्य जो है वो आपको राजस्थान भरना है, या जो भी आपका गृह होम डिस्ट्रिक्ट है, होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है, होम ब्लॉक जो आपका है, तहसील है आपकी और विलेज जो आपका है वो आपको भरना है। आप किस देश से हैं, देखिए यहाँ कोई पाकिस्तान से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, इंडिया से सभी, तो इंडिया कंट्री यहाँ पे फिल होगी, आपको पता ही है। पूर्व स्थापित जो है वो ये जो NRI वाला जो फंक्शन है इसके अंदर है, यहाँ पे लागू नहीं है हमें,
तो छोड़ देना है इसे। विशेष श्रेणी जो आपकी स्पेशल कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक जो है, एक्स सर्विसमैन में अगर आप हो, कोटा है आपका तो यहाँ एस करना है और सर्विस का स्टेटस यहाँ डालना है। उसके बाद में क्या आप सर्विस स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे यस करना है और आपका टाइप बताना है कौन से खिलाड़ी हैं। उसके बाद में एनसीसी कैडेट से आप है, इंस्ट्रक्टर है, तो आपके यहाँ इसमें डिटेल डालनी है। अगर आप भूतपूर्व कैदी है तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। तो यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है भूतपूर्व कैदी का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं? काफी केस ऐसे हैं जो मौजूदा राज्य के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे आपको अगर यस डालना है, यस डालने के बाद में आपका डिपार्टमेंट भरना है और आपका पद भरना है। अगर आप मौजूदा कर्मचारी नहीं है, यानी कि आप सरकारी सर्विस में नहीं है, तो आपको यहाँ नो करना है, तो आगे वाले सारे कॉलम ब्लॉक हो जाएंगे। यस करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट भरना है, पद भरना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब ज्वाइन किया वो भरना है। उसके बाद में आपको एनओसी लेनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे शिक्षा विभाग से हैं तो शिक्षा विभाग से जो आपने एनओसी ली है वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली अभी तक एनओसी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप शाला दर्पण के माध्यम से, शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, शाला दर्पण के माध्यम से एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 7 दिनों में आपको एनओसी मिल जाती है। इसके अलावा आप अदर डिपार्टमेंट में है तो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी है, वहां से आप एनओसी ले सकते हैं। 5 से 6 दिनों में आपको एनओसी मिल जाती है। ऑनलाइन की बात करें तो, ऑफलाइन आप 1 दिन के अंदर ले सकते हैं। तो वहां पे एनओसी का नंबर आपको डालना है और डेट ऑफ जो एनओसी है आपकी वो डालनी है। उसके बाद में आपको देखना है आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको आगे ज्वाइनिंग के समय ये 2.5 लाख से कम वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ पे कहीं जल्दबाजी में आप यस कर देते हैं तो आपको आगे ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एडिशनल कैटेगरी जो अतिरिक्त श्रेणी है छोड़ दीजिए इसको, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद में चरित्र सत्यापन जो है आपका आपराधिक रिकॉर्ड जो है नो है, यस है ही नहीं, कोई अपराधी मेरे हिसाब से नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, उसमें नंबर 1 पे 10वीं, ठीक है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, रिजल्ट, उत्तीर्ण होने का वर्ष ऊपरी ऊपर दिया होगा। आपकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल की है। टोटल कुल अंक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत क्या बन रहा है। अगर ग्रेड बन रही है आपकी सीजीपीए जो आपका है टोटल, उसमें ग्रेड बन रही है तो ग्रेड डालनी है। एडमिशन डेट आपको कहां पे मिलेगी दोस्तों, मार्कशीट पे नहीं है, आपको मिलेगी आपके जो विद्यालय आपका है वहां पे ऐसा रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर है, वहां पे आपको एडमिशन डेट मिलेगी। जो क्लर्क है ऑफिस में स्कूल के अंदर, वहां से आप संपर्क कीजिए, एडमिशन डेट आपको वहां पे मिल जाएगी। एडमिशन डेट डाल दीजिए और जो आपकी पासिंग डेट है, जो 10वीं क्लास की जो रिजल्ट डेट है, जिस दिन आया था मार्कशीट के ऊपर दिया होगा वो डाल दीजिए। सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास, ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपको डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये 3 ऊपर वाले कॉलम जरूरी है। उसके बाद में पांचवें नंबर पर जो है आपको बीएसटीसी और बीएड दोनों में से एक करना है। बीएसटीसी और बीएड दोनों में से एक करना है, ठीक है। अगर लेवल फर्स्ट में है तो बीएसटीसी करना है और लेवल सेकंड में है तो आपको बीएड करना है। उसके बाद में 6 नंबर पे आपको रीट का सर्टिफिकेट है। देखिए दोस्तों, रीट का सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये रीट का जो है सिर्फ आपसे ये मांगा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ लिखना है, रोल नंबर आपके लिखने हैं, परिणाम आप पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको पता ही है, अवधि 1 साल की। इसमें जो इसके अंदर ये ब्लॉक होगा, इसके अंदर लिखा नहीं जाएगा, कुछ ब्लॉक है। कुल अंक कितने हैं 150, प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज बना लीजिए और बाकी दोनों कॉलम ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट जो है आपका, उसके बिना ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर्टिफिकेट सर आए नहीं है। काफी मैसेज आए थे कि सर्टिफिकेट अब तक नहीं आए हैं। उम्मीद आज की थी, काफी उम्मीद थी आज की, काफी बच्चे आयास लगाए बैठे थे कि सर्टिफिकेट आज जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अब बात करते हैं आगे। ये अनुचित साधन के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिया, इसमें नो किया हुआ है तो नो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो लेवल 2 के अंदर आप वैकल्पिक विषय, आपकी जो लैंग्वेजेस है और जो विषय है वो आपको भरने हैं। ऑप्शनल विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, 2, 3 और जो आपकी रीट के अंदर विषय है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और विशेषज्ञता विषय जो है आपका, उसमें ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं। माध्यम इसमें आपको दिया है, आप हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है तो आपको माध्यम लिखना है और प्रतिशत गणना आपको करनी है दोस्तों। प्रतिशत गणना यहाँ पे R-TET रीट जो आपका है उसमें 90%, उसका 90% निकालना है
और जो आपके स्नातक की मार्कशीट है उसमें आपको 10% निकालना है, और दोनों का कुल यहाँ लिखना है, दोनों का कुल प्रतिशत निकालना पड़ेगा आगे, फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 3 नंबर कॉलम में आपको 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ के, 1 और 2 को जोड़ के, और बटा में जो प्राप्तांक के कुल विषय प्रतिशत है, कुल प्रतिशत कितने हैं, प्राप्तांक के कुल प्रतिशत कितने हैं, वो आपको बटा करना है, फिर जो प्रतिशत आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको प्रतिशत गणना करनी है। आगे वाली डिटेल के अंदर क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ सारी डिटेल दे रखी है कि जो बेसिक डिटेल है वो हमने लिख ली, पर्सनल डिटेल लिख ली, क्वालिफिकेशन लिख लिया, आइडेंटिफिकेशन जो है इसके अंदर देखिए फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है। फोटोग्राफ कम से कम 100 KB का, कम से कम 50 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। अब ये जो फोटोग्राफ है आप MS पेंट में, या आप पावर जो आपका MS पेंट हो गया, और इसके अलावा जो आपका फोटोशॉप है, अदरवाइज कोई और ऐप होगा जहां से आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, वहां जाके आप कम कर सकते हैं। सिग्नेचर जो है कम से कम 20 KB का और ज्यादा से ज्यादा 50 KB का होना चाहिए। तो यहां से आप नेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए जो प्रेफरेंस मांगेगा सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जो है वो देखिए नॉन TSP से अगर आप हैं तो नॉन TSP के 3 जिले निकाल दीजिए, बाकी जिले बच गए 30। तो 30 जिलों के आपको प्रेफरेंस भरने हैं, टोटल 1 से 30 है। तो ये नॉन TSP के जो जिले हैं आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, पहले कौन सा जिला भरना है, उसके बाद कौन सा भरना है, उसके बाद कौन सा भरना है। कहीं देखिए नौकरी के चक्कर में, नौकरी के लालच में आप कहीं जो आपका बैकवर्ड जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो भर दीजिएगा आप कहीं जल्दबाजी में, ये नहीं करना है आपको दोस्तों। जैसे निर्देश आए थे काफी कुछ, जैसे मैंने देखा था पिछली भर्ती के अंदर कि बच्चे ने जल्दबाजी के अंदर, उसके नंबर अच्छे थे, नंबर उसके अच्छे थे, क्रमांक, मेरिट क्रमांक जो है उसका अच्छा लग रहा था, उसने जल्दबाजी में 1 नंबर पे बाड़मेर जिला भर दिया। अब देखिए उसको बाड़मेर जिला तो मिलने वाला ही था, ठीक है। अगर बाड़मेर को आप सबसे लास्ट में, क्योंकि बाड़मेर जो है वो डार्क जोन में, डार्क जोन वाले जो जिले हैं उनको आप थोड़ा लास्ट में रखेंगे, और पहले जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके नजदीक में जिला हो गया और उसके नजदीक में जिला हो गया, रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको डार्क जोन वाले जिले भरने हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको सबसे पहले सबसे अच्छा जिला आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे ये 30 जिले जो है वो प्रेफरेंस में मांगे गए हैं, आपको भरने अच्छे से। मैंने पूरी डिटेल आपको अच्छे से बता दी है, आप अच्छे से समझ लेना और अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। उसके तो ई मित्रा वाले के पास में आपको पास में बैठ के, साथ में बैठ के ही फॉर्म फिल करवाना है, अच्छे से पूरी डिटेल समझानी है उसको और समझा के उसको फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। चार्जेस उसके अंदर दिया हुआ है, कितने चार्ज, उसमें कितनी फीस लगने वाली है, 50, 60 रुपए, 70 रुपए फीस है इसकी। इसके अलावा देखिए दोस्तों 2-4G स्टडी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जानकारी आपको कितनी अच्छी समझ में आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे रीट की कट ऑफ की, रीट कट ऑफ की हम बात करेंगे आगे, अगली जो वीडियो है हमारी रीट की आने वाली उसमें कट ऑफ की बात करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कट ऑफ की हम बात करेंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।